हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको सेट नंबर 6 NO केमिस्ट्री का बताने जा रहे हैं, क्लास 10th का। अभी इसके 5 सेट हमने आपको पहले बता दिए हैं। सभी बच्चे हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, ताकि सभी बच्चों को ये हल किया हुआ सेट मिल सके। और फिजिक्स के हमारे पूरे 7 सेट 2020 के डाल चुके हैं, तो आप फिजिक्स भी हल करें। फिजिक्स का सर डालते हैं, बहुत योग्य सर हैं। और कमेंट्स ज़रूर करें, जो बच्चे हल करते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन बच्चे हल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसमें पहले बहुविकल्पी पूछे होते हैं, तो इसमें पहला बहुविकल्पी है, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। यानी जितने भी यौगिक दिए गए हैं, इनमें से ये देखना है कि लवण कौन सा है। निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण, अम्ल भी मिला हो और वो लवण भी हो, ये पूछ रहा है यहाँ पे। अम्लीय लवण सिर्फ नहीं, एकदम से क्षार लवण या अम्लीय लवण अलग अलग होते हैं। जैसे कि अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण बनते हैं, तो अम्लीय लवण बनते हैं, कहीं क्षार लवण भी बनते हैं, वहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है NaCl, दूसरा है Na2SO4, तीसरा है NaHSO4 और चौथा है KCl। तो आपका NaCl आपका नमक होता है, ये भी लवण होता है। दूसरा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट ये आपका लवण नहीं है। NaHSO4 ये आपका अम्लीय लवण है। तीसरा नंबर आपका राइट आंसर होगा, NaHSO4 राइट आंसर आपका होगा तीसरा। यह है सोडियम बाई सल्फेट भी कह सकते हैं, या तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। ये आपके 4 पदार्थ दिए हुए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है। पहला है धामन सोडा, दूसरा है फिटकरी, तीसरा है बेकिंग सोडा, चौथा है आपका बिरंजक चूर्ण। यहाँ पे पूछा गया जीवाणु रहित, यानी जीवाणु को मारने वाला। तो आपने पढ़ा होगा क्लास में या तो फिर लेसन के अंतर्गत। पहला है धामन सोडा। धामन सोडा आपका होता है डिटर्जेंट, इसी को धामन सोडा भी बोलते हैं, जो धोने के काम आता है। ये कपड़ा धोने के काम में आता है, ये जीवाणु रहित करने के काम में नहीं आता है। दूसरा है आपका फिटकरी, और तीसरा है बेकिंग सोडा। तो इसमें बेकिंग सोडा आपका होता है ये मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। तो ये आपको स्पंजी के काम आता है, स्पंज बनाने में। और जैसे कि कोई चीज़ जल्दी पकाने के लिए कई लोग डाल देते हैं, और केक वगैरह बनाने में, खमीर उठाने के लिए भी ये बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तीसरा है चौथा बिरंजक चूर्ण। यहाँ पे बिरंजक चूर्ण जीवाणु रहित पदार्थ होता है। यानी जब जल में हम कई बार पहले लोग कुएं वगैरह से पानी भरते थे, तो ये ब्लीचिंग पाउडर इसी को बोलते हैं, डाल दिया करते थे, जिससे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसमें वो खत्म हो जाया करते थे। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोगी है आपका? राइट आंसर होगा आपका बिरंजक चूर्ण। आ गया समझ में? बिरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षारीय धातुएं हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्षारीय धातुएं हैं। ये क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं दोनों एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। जो ये क्षारीय धातुएं होती हैं वो भी एस ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं, और जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वो भी दोनों एस ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं। तो क्षारीय धातुएं फर्स्ट ग्रुप होती हैं, यानी फर्स्ट आवर्त होता है वर्ग का, और क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वो सेकेंड वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूछ रहा है क्षारीय धातुएं, तो यानी फर्स्ट वर्ग
का पूछ रहा है, एस ब्लॉक के फर्स्ट वर्ग में आते हैं ये। तो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पहला क्या दिया हुआ है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आपका क्षारीय मृदा धातुओं के अंतर्गत आता है, सेकेंड उपवर्ग में आते हैं ये। और दूसरा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आप तीसरा है बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, ये भी आपका सेकेंड के अंतर्गत आता है। और कैल्शियम, सिल्वर, चांदी, ये आपका पी ब्लॉक के तत्व है। अब इसमें आधे पी ब्लॉक के भी इसमें बीच में लगे हुए हैं, ये भी आपका नहीं है क्षारीय धातु में। आपका बचा दूसरा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपके क्या है, क्षारीय धातु में। ये एस ब्लॉक के दूसरे उपवर्ग के तत्व हैं, इन्हीं को बोलते हैं पहले उपवर्ग ये हैं क्षारीय धातु में। लिथियम, Li मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम और K मतलब पोटेशियम। आशा करते हैं आपको चारों विकल्प समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं, अगला देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। आपको ये सारे विकल्प ही हो गए हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर क्या है। पहले इसमें पूछा गया 6वें के का नंबर में निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है, यानी निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। ये पीछे भी हमें लगता है कई बार बता चुके हैं, पिछले सेट में भी। चलिए फिर से देख लेते हैं क्या है। तो निस्तापन और भर्जन में अंतर पूछ रहा है, तो जो निस्तापन और भर्जन की डेफिनेशन लिखवाए हैं और डेफिनेशन या उसको बताया हुआ है पिछले सेट में, वो लिख सकते हैं, वही आपका अंतर होता है। चलिए देखते हैं निस्तापन किसे कहते हैं। निस्तापन और भर्जन में जस्ट थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल। निस्तापन है आपका वायु की अनुपस्थिति में करता है क्रिया, और भर्जन है आपका कि वायु की उपस्थिति में क्रिया करता है। बस इतना सा, वायु की उपस्थिति और अनुपस्थिति, इतना अंतर है इन दोनों में। यानी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करेंगे। इसकी वायु की अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके जब ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है आपका। ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो बनेगा जिंक ऑक्साइड यानी ZnO+CO2। भर्जन है सांद्रित अयस्क को वायु को नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में, यानी वायु की उपस्थिति में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वायु की नियंत्रित मात्रा लिख दी है, कोई बात नहीं, ये भी सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे नियंत्रित मात्रा कंफ्यूज कर रहा हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति, वहाँ पे क्या था निस्तापन में, वायु की अनुपस्थिति, ध्यान देना यहाँ पे इतना ही अंतर है। वायु की अनुपस्थिति था इसमें, उसमें, और भर्जन में है वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे, क्या होता है, गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि निस्तापन में अनुपस्थिति होगी वायु की और भर्जन में वायु की उपस्थिति होगी। और उसमें निस्तापन में जिंक कैलामाइन यानी जिंक कार्बोनेट की क्रिया होगी, और भर्जन में जिंक सल्फाइड +3O2 ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनेगा 2ZnO+2SO2। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि बहुत हानिकारक है। ये कई उद्योग कंपनियों से भी निकलती है जहाँ पे काम चलता है। ये सबसे ज़्यादा मथुरा में जो कंपनी चल रही है वहाँ पे ये SO2 गैस निकलती है और बहुत हानिकारक है, दम घुटने वाली है ये गैस, जिसके सूंघने से इसके लोगों के दम घुट जाते हैं और ज़्यादा हो गई तो मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए बहुत हानिकारक SO2 गैस है। अगला देखेंगे कि क्या है। गालक एवं धातुमल में क्या अंतर है। किसमें, गालक एवं धातुमल में क्या अंतर है। जो पदार्थ उच्च ताप पर अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को, यानी जो पदार्थ उच्च ताप पर या अधिक ताप पर अयस्क में उपस्थित, यानी जो अयस्क में उपस्थित पाए जाते हैं, जो गलते नहीं हैं पदार्थ, अगलनीय अशुद्धियों को गला करके,
जो पहले गलते नहीं हैं उन अशुद्धियों को गला करके अपने साथ मिला लेते हैं तथा अपचयित धातु से अशुद्ध को अलग कर देता है, गालक कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ उच्च ताप पर अयस्क की उपस्थिति में अगलनीय अशुद्धियों को गला करके अपने साथ मिला लेता है तथा अपचयित धातु से अशुद्धि को अलग कर देता है, तो क्या कहलाएंगे? गालक कहलाते हैं। धातुमल है, अगलनीय अशुद्धियां गालक के साथ क्रिया करके जो अविलेय हल्का यौगिक बनाते हैं उन्हें धातुमल कहते हैं। यानी जो अगलनीय अशुद्धियां रह जाती है वो गालक के साथ क्रिया करके जो अविलेय हल्का सा यौगिक बनाते हैं या पदार्थ बनाते हैं उन्हें धातुमल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। और शेयर करें भाई, बहुत कम बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यस, और शेयर करिए, बहुत कम बच्चे हैं। ओके। और कोई भी आंसर पेपर आप सेट छोड़े नहीं, इससे आपको 99% क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है। आप करेंगे इससे, यही सेट आपको उठा के अगर कोई दे दिया, तैयार हो गया, तो समझ लीजिए आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। फिजिक्स का आपको सेट मिल रहा है, फिजिक्स करिए। केमिस्ट्री का मिल रहा है, आप केमिस्ट्री करिए। अभी बायो का थोड़ा रोका हुआ है, पहले केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा, फिर इसके बाद बायो का भी डालेंगे। आप दो खंड पूरे तरीके से तैयार करिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है? संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र भी लिखना है। तो ये पिछले वाले 2020 के दूसरे सेट में एनके में डाल दिया है। चलिए यहाँ भी होगा, अभी हम देखे ले रहे हैं। 1 मिनट। बेटा अभी रुकिएगा थोड़ा। चलिए अभी इसमें नहीं है। चलिए, हमने ये पीछे सेट में भी बता चुके हैं, 2-3 बार कई सेट में आ चुका है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हालांकि हम इसको अभी आपको वैसे समझाए दे रहे हैं क्या है। चलिए, ये असंतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है और इनके उदाहरण। तो हमने संतृप्त तथा असंतृप्त बताया है कि संतृप्त क्या है। संतृप्त के अंतर्गत हमारे एल्केन श्रेणी के सदस्य आते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक जिनमें एकल आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे कि एथेन, मेथेन, प्रोपेन। और असंतृप्त आपके होते हैं एल्कीन और एल्काइन। यानी जो कार्बनिक यौगिक द्विबंध अथवा त्रिबंध के द्वारा जुड़े होते हैं उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि एथिलीन आपका डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा होता है। एथिलीन का सूत्र होता है, चलिए बता दे रहे हैं। एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। अब इसको हम जब संरचना बनाएंगे तो CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका क्या है, असंतृप्त का हो गया। और इसी के अंतर्गत ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH कर देंगे, ये होगा आपका एसिटिलीन। इसका आईपीसी नाम होगा एथाइन। ये हम आपको पीछे सेट में बता भी चुके हैं। जो बच्चा नोट करना चाहता है तो पीछे से देख करके अभी पिछले सेट से कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है, या त्रिक नियम क्या है? हालांकि आपके इस वर्ष आपके ये कोर्स से हट चुका है, लेकिन फिर भी जब इसमें प्रश्न पूछा गया है तो हमने सोचा कि क्यों ना बता दिया जाए। जब इतना सारा पढ़ना है तो 1-2 ठो पढ़ने में क्या जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कई बार क्या होता है जो चीज़ें कट जाती हैं वो भी आ जाती हैं। इसलिए ये डोबे राइनर का त्रिक के नियम कट गए, आपकी इच्छा अनुसार है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने बता दिया है। देखेंगे यहाँ पे डोबे राइनर ने समान गुण वाले, ध्यान से सुनिएगा, डोबे राइनर ने समान गुण वाले 3 तत्वों को समूह बनाए। कितने तत्वों को?
तीन तीन तत्वों का समूह बनाया और यह ज्ञात किया कि यदि समान गुण वाले तीनों तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो, यानी जो इनके यहाँ पे ये समान है, ये जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है, इनके गुण एक समान है, तो इनको किस क्रम में रखा गया, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में। आप ये देख रहे होंगे जैसे में पहले 7 है परमाणु क्रमांक, फिर 23 है परमाणु भार, फिर 23 है 23, फिर 39 यानी 39 है। तो आप देख रहे होंगे कि ये लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। तो क्या कह रहा है कि डोबेनाइनर ने समान गुण वाले 3 तत्वों के समूह बनाया और यह ज्ञात किया कि यदि समान गुण वाले तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार, यानी जो बीच वाले तत्व का है, ये जैसे सोडियम, बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। यानी जो बीच वाला होगा तो पहले और तीसरे के औसत के बराबर होता है। इस प्रकार से समूह ने डोबेनाइनर का त्रिक समूह कहलाता है। चलिए देखते हैं उदाहरण में, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ये तत्व है लिथियम सोडियम पोटेशियम, 3 तत्वों का समूह बना लिया, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखते हैं, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रख दिया 7, 23, 39 लगातार बढ़ते हुए हैं। फिर दोनों सिरों के औसत का परमाणु भार बराबर क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। तो ये पहला का है 7 और इसका क्या है 39, तो 7 + 39 हमने कितने तत्व लिए हैं, यहाँ पे 2 लिए हैं, इसलिए इसका बटा कितना कर देंगे 2। तो 7 और 39 जोड़ देंगे, इसके बाद 2 का जब भाग दोगे तो आपका कितना आएगा 23 आएगा। कितना आएगा 23। तो सोडियम के तत्व का परमाणु भार कितना है 23 और बीच के तत्व का परमाणु भार कितना है 23 है। आपको समझ में आ गया है कि डोबेनाइनर ने क्या कहा कि पहले और तीसरे तत्व का औसत जो होगा वो बीच वाले परमाणु भार के समान होगा या बीच वाले परमाणु भार के बराबर होगा। तो आपने सोडियम और लिथियम और पोटेशियम का औसत किया, क्योंकि ये प्लस किया, इसके बाद भाग दिया, उसी को औसत बोलते हैं। इसके बाद जो आंसर आया है आपका 23 आया है, तो ये क्या हुआ, बीच वाले का परमाणु भार आपका आ गया है। आशा करते हैं कि आपको ये डोबेनाइनर का सिद्धांत समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आवश्यक समीकरणों की सहायता से दर्शाइए कि आप कैसे प्राप्त कीजिएगा। ये पूछ रहा है कैसे प्राप्त करेंगे इससे, ये हम कई बार बता चुके हैं बच्चों को। देखिए धामन सोडा से बेकिंग सोडा, यहाँ पे कह रहा है कैसे प्राप्त करेंगे, यानी हम कैसे का मतलब होता है कि हमें इससे दूसरी चीज़ बनाना है, जो पहले दिए होता है उससे बनाना होता है। अब जैसे यहाँ पे दिए है धामन सोडा से बेकिंग सोडा, तो हमको धामन सोडा से क्या बनाना है, बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले जो ये धामन सोडा लिखा है, हम धामन सोडा का सूत्र लिखेंगे Na2CO3। फिर हमको क्या बनाना है, बेकिंग सोडा। तो जब धामन सोडा से बेकिंग सोडा की जो क्रिया होती है वही पूरी लिख देंगे, बस प्राप्त हो गया। तो जब धामन सोडा का सूत्र लिखेंगे और बेकिंग सोडा का सूत्र लिखेंगे, तीर के निशान के आगे आप बीच में स्पेस छोड़ देंगे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ऐसे तीर का निशान लगाएंगे और आगे लिख देंगे NaHSO3 जो आपका ये बेकिंग सोडा होता है। इसके बाद ये देखेंगे यहाँ पे H आ रहा है, यहाँ पे कहीं H तो है नहीं, तो प्लस लगा के H2O लगाएंगे। अगर H लिख दिए तो एक हाइड्रोजन हमारा बच रहा है, इसलिए यहाँ पे यानी 2 सोडियम है, तो अगर यहाँ आगे 2 लगा रहे हैं तो कार्बोनेट की संख्या कम हो रही है, तो प्लस क्या लगाएंगे CO2 लगाएंगे। इस प्रकार से आपका धामन सोडा से बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। यहाँ पे सबसे पहले जिससे कह रहा है वो लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा और बच्चों को समझ में भी आएगा और करने में भी आपको आसानी होगी। जैसे कि धामन सोडा से कहा तो पहले धामन सोडा लिखिए और तीर का निशान लगा के आप बेकिंग सोडा का सूत्र लिखिए। इसके बाद देखिए कि बेकिंग सोडा के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे इस साइड कौन कौन से नहीं हैं और आप उसमें लगाइए। दूसरा है क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण, यानी क्लोरीन गैस किस में प्रवाहित करेंगे कि हमारा विरंजक चूर्ण बनेगा। क्लोरीन गैस किस में प्रवाहित करेंगे कि विरंजक चूर्ण बनेगा। तो शुष्क बुझे हुए चूने से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो आपका ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनता है। तो यहाँ पे शुष्क बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस यानी Cl2 की क्रिया कराएंगे, क्योंकि Cl2 से बस तो विरंजक चूर्ण बनेगा नहीं। चलिए आप इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि प्लस Cl2 लिख देंगे, तीर का निशान लगाएंगे, आगे बनाएंगे CaOCl2। तो अब यहाँ पे क्या आया CaO, वो कहाँ से मिलेगा आपको
आपको, इसलिए विरंज वो शुष्क बुझे चूने का सूत्र लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, तो CaOCl2 प्लस H2O जल बचेगा आपका। अगला क्वेश्चन है मेथेन का निम्नलिखित पदार्थों अभिक्रियाओं को केवल समीकरणों द्वारा लिखे, यानी मेथेन की अभिक्रिया करानी है, केवल समीकरण लिखना है मेथेन से अभिक्रिया करा के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, पहले क्लोरीन से मेथेन की क्रिया करानी है। किसकी करानी है? क्लोरीन से क्रिया करानी है। क्लोरीन में ये मेथेन की जो क्रिया होती है क्लोरीन से थोड़ा कई पार्ट में होती है, 4 पार्ट में। तो देखेंगे किस प्रकार से। यहाँ पे जब ये पूरा हाइड्रोजन पूरी तरह से विस्थापित होकर के क्लोरोफॉर्म नहीं बना लेता है, सॉरी कार्बन टेट्रा क्लोराइड नहीं बना लेता, तो इसको क्या कहेंगे हम? मेथेन की क्रिया है ये क्लोरीन से। मेथेन की क्रिया जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये हाइड्रोजन लास्ट में पूरा विस्थापित हो जाता है, तभी हमारा क्लोरीन की क्रिया संपन्न होती है। जैसे CH4 प्लस Cl2, तो आगे बनेगा CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड प्लस एक हाइड्रोजन बचेगा, एक क्लोरीन बचेगा, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर जब ये आपका मेथिल एल्कोहल बनेगा, फिर इधर लाएंगे आप मेथिल एल्कोहल प्लस क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो CH2, यहाँ पे CH3 आपने निकाला था, वैसे वैसे हाइड्रोजन की संख्या भी कम करते जाएंगे। दूसरे नंबर में लिखेंगे CH2Cl2, क्योंकि यहाँ पे जैसे क्लोरीन था ऊपर, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाएगी और क्लोरीन की संख्या बढ़ती जाएगी, और आपका जो बचेगा HCl, तो ये सभी में निकलेगा। आपको ये दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं। ये हाइड्रोजन है कितने इसमें? 3। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3, और इसमें 2, फिर इसमें 1, और फिर लास्ट में बिल्कुल नहीं बचती। वही कह रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाएगी और क्लोरीन की संख्या बढ़ती जाएगी। पहले 1 है, फिर दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4। आगे आपको समझ में। CH3Cl प्लस HCl मेथिल क्लोराइड बनेगा। फिर जब इधर CH3Cl2 लेंगे तो इधर बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर यही CH2Cl2 इधर लेंगे तो CH2Cl2 प्लस Cl2, तो इधर बनेगा CHCl3 प्लस HCl। फिर ये CHCl3 इधर लेंगे CHCl3, फिर प्लस Cl2 लगाएंगे तो बनेगा कहा था कि एक लास्ट में हाइड्रोजन हट जाएगा, एक इसमें 1 था, तो अब अगले वाले में 1 भी नहीं लेंगे, तो ये बनेगा CCl4 प्लस HCl। CCl4 आपका लास्ट में इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है, तब ये क्रिया पूरी संपन्न होती है। क्या बनेगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन है आपका ऑक्सीजन से। जब मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब क्या बनेगा? यानी दहन अभिक्रिया होती है ये। मेथेन जब ऑक्सीजन CH4 प्लस 2O2 और जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा निकलेगी, यानी CO2 प्लस 2H2O बनेगा। ओके, समझ में आ गया होगा बच्चों को। चलिए शेयर करिए, बहुत कम बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यस, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है इसमें। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, क्वेश्चन समझना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होने का विद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए। यानी सोडियम क्लोराइड को विलयन में जो विद्युत प्रवाहित होता है उसको विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा वर्णन करना है। इस प्रक्रिया में बने मुख्य उत्पाद लिखे, यानी इस प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है, और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखे तथा उपयोग में लाए गए उपकरण का चित्र भी बनाइए। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, यहाँ पे चित्र उत्र की जरूरत नहीं है, और इसका चित्र भी वैसा भी कोई नहीं है, तो आपको हम इसका वर्णन बताएंगे। चलिए इसका थोड़ा आंसर पूरा दिखा देते एक साथ। ये सोडियम क्लोराइड एक विद्युत संयोजक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड कौन सा है? एक विद्युत संयोजक यौगिक है। इसमें Na+ आयन तथा Cl- आयन परस्पर आकर्षण द्वारा बंधे रहते हैं। सोडियम क्लोराइड हमारा NaCl होता है। Na आपका क्या है? धनायन होता है, और Cl आपका क्या है? ऋणायन होता है। तो NaCl- आयन परस्पर आकर्षण द्वारा बंधे रहते हैं। जब इसे जल में डाला जाता है तो जल की ध्रुवीय शक्ति, यानी जब इसको NaCl को जल में डालते हैं, NaCl आपका नमक होता है, मालूम है?
NaCl कई बार बता दिया आपका नमक होता है। NaCl जब उसमें जल में डाला जाता है तो इसकी ध्रुवीय शक्ति NaCl आकर्षण शक्ति को कमजोर कर देता है। जल में विद्युत प्रवाहित करने पर विद्युत का ऋणात्मक भाग यानी सोडियम का ऋणात्मक भाग सोडियम आयन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसमें जस्ट उल्टा करता है, जो ऋणात्मक भाग होता है वो अपनी ओर धनात्मक वाले को आकर्षित करता है, और जो धनात्मक भाग होता है वो अपने ओर ऋणात्मक वाले भाग को आकर्षित करता है। इसी प्रकार से ऋणात्मक भाग सोडियम को आकर्षित करेगा और धनात्मक भाग Cl यानी क्लोरीन ऋणायन होता है तो इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करने के बाद जो आयन अपनी ओर हो जाते हैं वही क्या होता है, विलयन बन जाता है। सॉरी, अपनी ओर आकर्षित करता है, फलतः सोडियम धनायन है तो आपका ये 1 मिनट, ये Na+ यानी सोडियम धनायन और Cl- यानी क्लोरीन ऋणायन अलग अलग हो जाते हैं। फिर दोनों क्या है, आयन अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो विलयन बन जाता है वही आपका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। NaCl- प्लस जल से करेगा तो Na जल में घुल जाएगा और क्लोरीन की मात्रा भी जल में घुल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेथेन का निम्नलिखित पदार्थों की अभिक्रियाओं को केवल समीकरण करिए। इसमें भी मेथेन से अभिक्रिया करानी है। यही पीछे वाला जस्ट हो गया दोबारा से। चलिए अगला खा इसका ये है, निम्नलिखित को एक रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए। यानी इनमें से जो ये दिए हुए हैं इनमें रासायनिक गुणधर्म लिखना है। पहला है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल एक एक पूछ रहा है तो एक ही हमने बताया, क्योंकि पहले भी 3-4 बता चुके हैं, फिर भी हम आपको हर सेट में बता रहे हैं। निम्नलिखित को एक रासायनिक गुणधर्म लिखना है। एथिल एल्कोहल को जब सोडियम से क्रिया कराएंगे तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, तो 2C2H5OH ये आपका एथिल एल्कोहल है। जब सोडियम से क्रिया करेगा तो CH3CH2ONA, या तो फिर आप इसको, ये आपका एथिल ही है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। C2H5 दोनों को जोड़ेंगे तो यही बनता है C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड प्लस H2। ये आपका एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुण रहा। और दूसरा इसमें पूछा गया है एसिटिक अम्ल का। किसका है, एसिटिक अम्ल को। एसिटिक अम्ल को जब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट, इसी को बोलते हैं, लवण बनता है। देखेंगे ये जब क्रिया करा रहे हैं 2CH3COOH प्लस Na2CO3, ये आपका सोडियम वो एसिटिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट इसे बोलते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका है CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट प्लस जल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका ये बनता है। इसमें 3 थे, इसमें 2 हो गए आपके। अगला क्वेश्चन है इसमें अगला नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो एक ही क्रिया है जो जल से क्रिया करता है, ये कई बार पूछे हैं। इसमें रासायनिक गुण एक ही है जो जल से क्रिया करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल से क्रिया करता है तो क्या बनेगा, जल के साथ अब क्रिया करके प्लास्टर ऑफ पेरिस पुनः है जिप्सम बन करके ठोस पदार्थ बन जाता है। जब जल से क्रिया करता है तो पुनः वो जिप्सम बन जाता है और कठोर पदार्थ बन जाता है। यहाँ पे देखेंगे CaSO4 × 12H2O, ये 1/2 मतलब 12H2O और प्लस 1/2H2, ये तो फिर इसको 3/2H2O भी लिख सकते हैं। तो आगे क्या बनेगा, हाफ मतलब आधा यहाँ लिया है और 1.5 यहाँ ले लिया तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपका बनेगा आगे CaSO4 × 2H2O, क्या हो गया, CaSO4 × 2H2O। अथवा में अब आपके पूछे हुए हैं टिप्पणियाँ, इसी का अथवा में पूछे हुए टिप्पणियाँ, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्या करें, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो पहले कौन सा है, साबुनीकरण, सजाती श्रेणी एवं उसके उपयोग और योग अभिक्रिया, ये भी आपकी पहले हो चुकी हैं लेकिन फिर से आपको बता देंगे। चलिए कोई नहीं है, आपको फिर से बता देते हैं। अब अगला देखते हैं, चलिए इसमें
साबुनीकरण सजातीय श्रेणी में इसके उपयोग और योग अभिक्रिया 3 है। तो देखिए सजातीय श्रेणी पहले देख लेते हैं। सजातीय श्रेणी क्या है? सामान्य क्रियात्मक समूह। सजातीय श्रेणियों में उसको उपयोग भी पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको बता दे रहे हैं। उपयोग क्योंकि पीछे वाले सेट में नहीं आया था कहीं, तो इसलिए हम आपको उपयोग भी बताएंगे। सजातीय श्रेणी तो आपके कई सेटों में पूछा हुआ है, लगभग हर सेट में पूछा गया है। सजातीय श्रेणी लगभग आपके हर सेट में पूछा गया है, इसलिए अच्छे से तैयार करें। या वो क्रिया जो टिप्पणी लिखने के लिए आती हैं तो लास्ट में सब में पूछता है। समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को जब उनके बढ़ते या घटते अणुभार के क्रम में रखते हैं, यानी समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को जब उनके बढ़ते या घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाता है तो जो प्राप्त होती है श्रेणी वही सजातीय श्रेणी कहते हैं। और इनमें कम से कम CH2 का अंतर होता है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का। जैसे कि संतृप्त के अंतर्गत आता है एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपका ये लगातार इनमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। चलिए हम आपको इसको सजातीय श्रेणी उपयोग दिखा देते हैं। ये रहा आपके सजातीय श्रेणी के उपयोग। सजातीय श्रेणी के प्रमुख लक्षण होते हैं जो वही उपयोग होते हैं कि ये किस काम में आता है। यूज ऑफ द सजातीय श्रेणी, पहला नंबर है इसमें, इस श्रेणी के सभी यौगिकों को सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी सजातीय श्रेणी का उपयोग क्या करते हैं? इस श्रेणी का सभी यौगिकों में सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे पैराफिन श्रेणी का होता है, यानी एल्केन श्रेणी का CnH2n+2 होता है। प्रत्येक सजातीय श्रेणी को 2 क्रमागत सदस्यों के सूत्र में यानी CH2 का अंतर होता है, अभी आपको ऊपर बताया है। श्रेणी के सभी सदस्यों को कुछ सामान्य विधियों द्वारा बनाया जा सकता है, यानी श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उनको कुछ सामान्य विधियों के द्वारा हल किया जा सकता है। अगला है, श्रेणी के यौगिक के अणुभार बढ़ने के साथ भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। यानी श्रेणी के जो यौगिक के अणुभार हैं वो बढ़ने के साथ भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, फटाफट जल्दी से। 3 टिप्पणी पूछे था आपका सजातीय श्रेणी और साबुनीकरण और योग अभिक्रियाएं। तो आपका सजातीय श्रेणी हो गया, साबुनीकरण और योग अभिक्रियाएं देख लेते हैं। ये साबुनीकरण इसे साबुन तथा मार्जक को ही बोलते हैं, देख लेते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यानी जो उच्च वसीय अम्ल से और सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं वो साबुन कहलाते हैं। साबुन मृदु जल के साथ जब अधिक कठोर जल के मृदु जल के साथ अधिक और कठोर जल के साथ कम झाग देते हैं। साबुन वसाओं को NaOH यानी कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर बनते हैं। तो साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। ये आपकी क्रिया इसमें लिख सकते हैं और साबुन की क्रिया आप लिख सकते हैं और इसमें 1 मिनट साबुन की क्रिया आप लिख सकते हैं, या तो फिर इसमें साबुनीकरण की टिप्पणी बस पूछ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वो लिख सकते हैं तो और बेहतर है। CH2OCO, आपको OCO नहीं समझ में आता तो COO भी लिख सकते हैं। और का मतलब होता है यहाँ साबुन का सूत्र होता है C17H35R की जगह आप लिख सकते हैं। और जैसे OCO लिखा है तो यहाँ पे COO भी लिख सकते हैं, जैसे कि CH2COO और C17H35 प्लस NaOH। तो ये यही क्रिया सभी जगह लिख सकते हैं। और आगे बनेगा ग्लिसरॉल, तो ये आपका ये रहेगा, जहाँ पे R लगा है तो यहाँ पे C17H35 लिख सकते हैं। लास्ट हेडिंग आपकी बची है, चलिए देख लेते हैं क्या है। योग अभिक्रिया जो कह रहा था 3 हो गई आपकी। अब है योग अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, उसी को योग अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रियाओं में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह आपके क्या होते हैं? योगात्मक पदार्थ कहलाते हैं। योगात्मक अभिक्रिया इनमें से कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है। C2H4 + H2 जब एथिलीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? आपका एथेन बनेगा। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेट में। धन्यवाद। और शेयर ज़रूर करें बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत कम दिख रहे हैं, ज़्यादा से शेयर करें। और जो नए हों बच्चे वो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।